हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अभिषेक गुप्ता क्लास 11 में पढ़ने वाले आप सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी इस लेक्चर नंबर 6 में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पर कि हमको पढ़ना क्या है। स्थिर अनुपात का नियम स्टूडेंटों, स्थिर अनुपात का नियम। अरे बच्चों, ये क्लास 11 का सबसे जबरदस्त हेडिंग है और जबरदस्त टॉपिक भी है। आप बने रहिएगा, आपको मैं जीरो से हीरो बना करके ही छोड़ूंगा स्टूडेंटों। देखिए यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, इसे कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जोसेफ प्राउस्ट नामक एक वैज्ञानिक थे, जोसेफ लुई प्राउस्ट। ये हमारे एक साइंटिस्ट थे। अरे प्यारे स्टूडेंटों, जोसेफ जोसेफ अरे भाई जोसेफ साहब, जोसेफ लुई ये आपके जोसेफ लुई हैं और प्राउस्ट ये हमारे वैज्ञानिक हैं। ये हमारे क्या है, वैज्ञानिक हैं। ये हमारे वैज्ञानिक हैं जोसेफ लुई प्राउस्ट। कहीं अगर मात्रा वगैरह में मिस्टेक हो गई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, थोड़ी गलतियां हो जाती हैं इसमें। इनके वैज्ञानिकोों के नाम भी ऐसे ही रहते हैं। देखिएगा होता क्या है, सुन लीजिए। इन वैज्ञानिक साहब ने कहा कि अरे वैज्ञानिक साहब जब यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे, जब अपने समय में जब वो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो प्रत्येक यौगिक होते हैं उनके जो संगठन होते हैं वह सदैव क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक यौगिक के जो संगठन होते हैं वह सदैव क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या, क्यों? वह चाहे किसी भी विधि से प्राप्त क्यों ना किया जा सकता हो उसको, लेकिन उसका जो संगठन होगा वो निश्चित होगा। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने उसी आधार पर, उसी तथ्य के आधार पर उन्होंने क्या कहा, एक स्थिर अनुपात का मैं नियम दे रहा हूं। उन्होंने क्या कर दिया, एक स्थिर अनुपात का नियम दे दिया। प्यारे बच्चों, मेरी एक एक बात को जो जुबान से निकल रही है उसको सुनिए और समझिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, यानी कि अवयवी का मतलब होता है कि अगर कोई अवयवी तत्व है या कण तत्व, परमाणु अणु वगैरह कुछ भी हो गया, इन सब की बात कर रहा है। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। चलो मैं बताता हूं प्यारे स्टूडेंटों, अगर नहीं समझ में आई बात तो ये बताएगा। देखिए आपको ये बताएगा प्यारे बच्चों, सुनो, आपको एग्जाम्पल के साथ बताएगा। उदाहरण में देखिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। अरे सुनो, कोई कहीं नहीं जाएगा। और एक बात और है, ये नियम केवल और केवल शुद्ध रासायनिक यौगिकों के लिए होता है, ना कि अशुद्ध। नहीं तो अशुद्ध कोई भी अगर रासायनिक तत्व आ जाएगा तो ये नियम फॉलो नहीं होगा। एक पॉइंट ये भी था। अब सुन लीजिए, अगर मैं उदाहरण की बात करूंगा कि उदाहरण में मैं जल ले लेता हूं प्यारे प्यारे स्टूडेंटों। अब बताइए, क्या जल को हम कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं? अरे भाई हम क्या बताएं आपको, ये जल है तो जल को मैं कहां से प्राप्त कर सकता हूं? कुआं से। कहां से प्राप्त कर सकता हूं? कुआं से। अगर मैं जल को कुआं से प्राप्त कर सकता हूं तो समुद्र से नहीं कर सकता हूं क्या? आप कहोगे सर जी आपने क्या गजब की बात कह दी, समुद्र से भी हम किसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब सुन लीजिए, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा कि प्रयोगशाला में, अरे हम लोग कक्षा 11 में हैं, प्रयोगशाला में जब जाएंगे तो कहना स्टूडेंटों, सर जी मैं हाइड्रोजन को ले लेता हूं और किसको ले लेता हूं, ऑक्सीजन को ले लेता हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या करा दूंगा मैं, संयोग करा दूंगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैं संयोग करा दूंगा तो भी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ सर जी आपकी बात मुझको पूरी समझ में आ रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल चल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। अब ये कह रहा था, सुनो, ये कह रहा था कि यानी कि निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, यानी कि कैसे, उसके अवयवी तत्व जो है भार अनुसार, किसके अनुसार, भार अनुसार। एक एक पॉइंट बता रहा हूं, मोबाइल मत छोड़ करके जाना, एक एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। देखिए चमकते सितारों, देखो यहाँ पर भार अनुसार। अब देखिए, अगर मैं भार अनुसार की मैं बात करता हूं तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है भार अनुसार, अगर मैं बात करूंगा प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, अरे बोलो, भार अनुसार की अगर मैं बात करूंगा
तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो भार अनुसार जो संबंध पाया जाता है वह एक संबंधी 8 का होता है। चाहे कुएं से प्राप्त कर लीजिए जल को, चाहे प्रयोगशाला में बना लीजिए जल को, यही आपका रिजल्ट आएगा। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंटों, यही हमारा स्थिर अनुपात का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। अगर मैं बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो CO2 भी एक एग्जाम्पल इसका बन जाता है स्थिर अनुपात का नियम का। CO2 में क्या होता है यहाँ पर, तो कार्बन को क्या कर दो, वायु में जला दीजिए। कार्बन को आप क्या कर दीजिए, वायु में जला दीजिए। अगर वायु में जला देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। अगर रेशियो की बात करेंगे तो वहां भी आपको रेशियो प्राप्त हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे यहाँ पर भार अनुसार संबंध प्राप्त हुआ, वैसे वहां भी संबंध प्राप्त हो जाएगा। चाहे CO2 आप किसी भी विधि से ही क्यों ना प्राप्त कर लीजिए, वो भी हमारा किसके नियम को फॉलो करेगा, स्थिर अनुपात के नियम को फॉलो करेगा। इसको उतार लीजिएगा प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंटों, अब हम लोग चलते हैं, अगली हमारी हेडिंग होगी गुणित अनुपात का नियम। तो स्टूडेंटों एक बात मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, जितने भी हेडिंग है मैं लिखवा रहा हूं आपको, वो एक एक हेडिंग समझ लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से। देख लीजिए आप लोग इसको कॉपी पर नोट्स बनाते हुए चलिए। अगर मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को जहां तक उम्मीद है मैं जितनी भी चीजें आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर बताता हुआ चल रहा हूँ, मुझे जहां तक उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज का एग्जाम्पल जरूर दे रहा हूँ, उदाहरण जरूर दे रहा हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं कि गुणित अनुपात का नियम किसे कहते हैं। देखिएगा, जब दो तत्व आपस में संयोग करके, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई अभिकारक है तो उन अभिकारक की संख्या 2 हो सकती है। जब वे आपस में माने अभिक्रिया करते हैं तो जुड़ेंगे, संयोग करेंगे। तो वही कह रहा है कि 2 यानी कि तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। कह रहा है तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो होती हैं, वो जो तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, परस्पर एक सरल अर्थात पूर्णांक अनुपात रखती हैं। चलो देखते हैं प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, उदाहरण के साथ इसको समझा जाएगा। अगर मैं उदाहरण की मैं बात कर देता हूं, अरे भाई हो, उदाहरण की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, अगर मैं कहूंगा यहाँ पर ये कार्बन है और ये हमारा हाफ O2 मैंने ले लिया, यहाँ पर हाफ O2 ले लिया। जब ये आपस में संयोग करेगा तो ये CO बनाएगा। अरे इसका क्या नाम होता है स्टूडेंटों, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम होता है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम देंगे इसको। ये कार्बन हमारा क्या होता है, मोनोऑक्साइड, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम होता है, लिख लीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसका क्या होता है, नाम होता है। अब एक कार्बन की मैं अभिक्रिया कराऊंगा O2 से, अगर मैं इसकी अभिक्रिया करा रहा हूं केवल O2 से, तो ये क्या बनाता है, CO2। ये क्या बनाता है छात्रों, CO2। इसको हम क्या नाम देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नाम देते हैं। अगर आप कक्षा 11 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कक्षा 11 में पढ़ने के बाद भी अगर इसका आपको नाम नहीं पता है तो समझ लीजिए कि आप बहुत कमजोर हो चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कमजोर के लिए ही बना हूं, मैं आपको तेज करूंगा। इसका नाम होता है कार्बन, अरे इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अरे बोलो हाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहने का मतलब ये था कि ये सरल अनुपात है एक। कैसे है, सुनो मेरी बात। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है बच्चों, 2 है। यहाँ पर कार्बन की 1 मात्रा है, यहाँ भी कार्बन की 1 मात्रा है। यानी कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसका भार क्या होगा, निश्चित होगा। कार्बन का क्या होगा, निश्चित होगा। अगर मैं कहूंगा कि कार्बन का परमाणु भार क्या होगा, तो देखो बच्चों, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वह 12 होता है। यानी दोनों में निश्चित है, यहाँ भी और यहाँ मिलाकर के दोनों में क्या है,
है, निश्चित है। अगर मैं बोलूंगा उस पहले वाले ऑक्सीजन का जो भार होगा यानी वह आपका कितना होगा 16 ग्राम, ये 16 ग्राम इसका भार हो गया पहले वाले का, और दूसरे वाले O2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों, 32 हो जाएगा। अगर वही मैं इसका संबंध निकालता हूँ, इसका संबंध निकालता हूँ, ये 16 संबंध कितना आता है 32 आता है। वही इसको काट दिया जाएगा, देखा आ जाएगा एक संबंधी 2 के अनुपात में आ जाएगा प्यारे प्यारे स्टूडेंटों। और वही कह देंगे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा कार्बन का जो ग्राम में भार आएगा वो 12 ग्राम आएगा। 12 देखिए निश्चित द्रव्यमान है, यानी कि कार्बन ही एक ऐसा क्या है निश्चित द्रव्यमान है। यही हमारा इसका क्या पाया जाता है सरल अनुपात में पाया जाता है स्टूडेंटों। जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। उसी तरह आपका एक एग्जाम्पल और है, वो EX में लिख दे रहा हूं, उसको बोलते हैं N2O। क्या बोलते हैं N2O। ये देखिए ये एक सरल अनुपात में पाया जा रहा है। अगर मैं यहाँ N2O की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, N2O में अगर मैं बात करूंगा तो ये 14 दूने कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर वही उसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो 14 बार में जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिएगा इसका परमाणु भार अगर दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। रेशियो यहाँ पर संबंध है, ये इसका परमाणु भार कितना होता है 16। अगर इसको डिवाइड करने के बाद दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा ये 14 आएगा, इसका कितना आएगा यहाँ पर 8 आएगा। सरल अनुपात के रूप में पाया जाएगा। यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया है। जहां तक मेरे को पूरी उम्मीद है स्टूडेंटों आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी चीज में कोई दिक्कत होगी नंबर लेक्चर 7 आएगा, आपको उसमें बताया जाएगा। जहां तक हमको पूरी बात है, हमको जहां तक लग रहा है आपको पूरी बातें समझ में आ रही होगी, एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए और इस एग्जाम्पल को भी लिख लीजिएगा। सरल अनुपात के रूप में देखिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और ये कार्बन जो है, कार्बन एक निश्चित द्रव्यमान में यानी कि निश्चित द्रव्यमान में पाया जा रहा है। देखिए यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका जो परमाणु भार होता है 12 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है। जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंटों, उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंटों अब चलते हैं हम लोग अगली हेडिंग पर। अगली हेडिंग हमारी है द्रव्यमान और ऊर्जा के संरक्षण का नियम। यानी कहने का मतलब ये है इस नियम में द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे कि मतलब इन दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है। देखिए इस नियम के अनुसार स्टूडेंटों, इस नियम के अनुसार द्रव्य को, द्रव्य का मतलब ये याद रखिएगा ये द्रव लिक्विड वाला द्रव नहीं है, ये पदार्थ होता है। पदार्थ का मतलब क्या होता है, ये पदार्थ हमारे छोटे छोटे कणों से, अगर जैसे मैंने कहा ये पदार्थ है, यानी पदार्थ उसे कहते हैं जिसका खुद का आयतन होता है और वह क्या करता है कि यानी कि जिसके अंदर खुद का भार होता है और उसका वो आयतन होता है खुद का, वो जहां पर अगर बैठ जाएगा तो उतना स्थान क्या कर लेगा, घेर लेगा। ठीक है। अगर मैं वायुमंडल में देखूंगा तो वायुमंडल में इसका देखो खुद का एक इतना आयतन है, इसने उतना एरिया घेर रखा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, पदार्थ बोलूंगा। दूसरी बात, पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। नहीं विश्वास है, चाक को मैं तोड़ दूंगा तो इसके अंदर धूल आदि के कण जो भी दिखाई देंगे तो बच्चों छोटे छोटे कणों के रूप में दिखाई देंगे। अगर यहां से भी नहीं समझ में आता है तो क्लास 9 का लेक्चर मैंने बना रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ, वहां जाकर के पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देख, द्रव्यमान और ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान और ऊर्जा के संरक्षण का नियम का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि इन दोनों के बारे में हमको देखना है, ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों के संरक्षण के नियम को एक साथ देखना, मिला करके जुला करके दोनों को। अब ये जान जाइए मेन इसमें जो रोल निभाता है वो द्रव्य होता है। द्रव्य का मतलब पदार्थ, या मैं कह सकता हूं पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता भाई, जिसका खुद का आयतन होता है। ये देखो पूरे यानी पूरे ब्रह्मांड की बात मैं कर रहा हूं। पूरे ब्रह्मांड में स्टूडेंट क्या होता है कि पदार्थ ऐसी चीज है कि जितना आयतन घेरेगी, मान लो कि ये है, ये चौक है, चौक मेरा एक पदार्थ है। कैसे है ये भाई, देखो पूरे ब्रह्मांड में अपना खुद का आयतन घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, अरे बोलो ना, बोलो ना, घेर रहा है कि नहीं घेर रहा, हाँ घेर रहा है, देखो घेर रहा है। इसके अंदर भार है कि नहीं है, हाँ देखो नीचे गिर गया, भार है। अगर मैं इसको तोड़ दूंगा चाक को, ये बताइए इसके अंदर जो कण होंगे वो छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होगा कि नहीं बना होगा, ये चाक बोलो, अरे बोलो कमेंट बॉक्स में, हाँ सर बना होगा।
चलो ठीक है, मैंने मान लिया आप कह रहे हैं कि हाँ बना होगा। अब कहोगे कि सर जी इसे पदार्थ कहेंगे, हम कहेंगे हाँ इसे पदार्थ ही तो कहेंगे, अभी आप हाँ भी बोल रहे हो, क्योंकि पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। चलिए आइए हेडिंग पर, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार द्रव्य को उसके ऊर्जा और ऊर्जा को उसके द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यानी कह रहा है कि द्रव्य को उसके ऊर्जा और ऊर्जा को उसके द्रव्यमान में क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, तथा किसी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान और ऊर्जा का कुल जो योग होता है वो क्या होता है, हमारा नियत होता है। देखिए आइंस्टीन के नियमानुसार जो ऊर्जा को हम द्रव्य यानी कि ऊर्जा को द्रव्यमान में क्या कर सकते थे, बदल सकते थे, ऊर्जा को उसके द्रव्यमान में हम बदल सकते थे। अब यहाँ पर देखिए इस आइंस्टीन के नियमानुसार E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, जहां पर E हमारा क्या होता है स्टूडेंटों, E इक्वल टू हम लोग लिखते हैं E इक्वल टू जूल में ऊर्जा, E इक्वल टू क्या होता है, जूल में ऊर्जा। देखिएगा प्यार से देखते रहिए प्यारे स्टूडेंटों, ध्यान से देखिए। और m क्या होता है हमारा, m क्या होता है किलोग्राम में क्या होता है, अरे भार होता है, किलोग्राम में क्या होता है, भार होता है। अगर मैं c की बात करूं, ये हमारे प्रकाश की क्या होती है, प्रकाश का वेग होता है, या मैं चाल बोल लूंगा, ये प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। अरे लिख लीजिए, कापी पे चिपका लीजिए, नोट्स बना लीजिए। 3 गुणे इसका मान जो होता है वह 3 गुणे 10 की पावर क्या होता है, 8 होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अरे बोलो बच्चों, अरे बोलो स्टूडेंटों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमेशा मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का ही उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, सुनकर जाइएगा पूरी बात को, क्यों करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रयोग, क्योंकि जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें देखिए उसमें क्या होता है कि जो द्रव्यमान होता है मैक्सिमम अभिकारक, अगर कोई अभिकारक है अगर उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो द्रव्यमान की जो मात्रा होती है उसकी लाभ और हानि जो होता है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इसीलिए हम ज्यादातर रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोग जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं स्टूडेंटों। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा, आपको मैंने समझा दिया है।